साउंड मुझे कैसे हैं सब लोग होप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे, रेडिएशन के जरिए इंतकाल थर्मल एनर्जी के। रेडिएशन के जरिए किस तरह से जो थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी जो है एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। हमने लोगों ना थर्मल एनर्जी के मुंतकिल होने के 3 तरीके पढ़े थे। हमने कंडक्शन पढ़ा था, कन्वेक्शन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन। अब कंडक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन क्या होती है, उसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। जिसने प्रीवियस अगर चैप्टर नहीं किया वो डायरेक्टली इस टॉपिक को देखना चाह रहा है। ये हमने कंडक्शन पढ़ा था, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी कि ये फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि हमारे पास कंडक्शन में किस तरह से हीट एनर्जी जो है वो मुंतकिल होती है एक जगह से दूसरी जगह। कि मिसाल के तौर पर ये कोई ठोस जिस्म था जिसको अगर हम गर्म करते हैं, मैंने आग जलाई तो ये गर्म करना शुरू हो जाएगा बच्चे। इसका एक खास हिस्सा जो है वो गर्म हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ जो होती है बच्चे वो एटम से मिलकर बनती है। अगर ये मैंने कोई ठोस जिस्म लिया तो ये एटम से मिलकर बनेगा, तो जो हिस्सा इसका गर्म हुआ होगा ना, यहाँ पे उसके एटम्स गर्म हो जाते हैं, मतलब इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब वो मजबूत अपनी जगह पे कह लें कि फिक्स होते हैं। अब जैसे इसको गर्म करेंगे, जो एटम्स अपनी जगह पे कहते होते हैं ना, वो उनकी जो वाइब्रेशन मोशन है वो बढ़ जाती है। वाइब्रेशन मोशन का मतलब है वो अपनी जगह पे ना बैठ के अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन उनके आगे पीछे हरकत करने की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। वो ज़्यादा स्पीड के साथ आगे पीछे, ज़्यादा एनर्जी के साथ हरकत करते हैं। जब वो ज़्यादा स्पीड के साथ आगे पीछे हरकत करेंगे तो वो अगले वाले के साथ टकराएंगे, उसको एनर्जी देंगे। वो ज़्यादा स्पीड के साथ आगे पीछे हरकत करेगा तो वो अगले के साथ टकराएगा, तो वो हरकत करेगा। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो आगे से आगे जो है वो मुंतकिल होती रहती है। कि एटम्स जो है वो अपनी ही जगह पे रहते हुए उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है वो बढ़ जाती है। मतलब उनकी जो कह लें कि वाइब्रेटरी मोशन है वो हमारे पास वो बढ़ती है। मतलब वो अपनी जगह पे आगे पीछे ज़्यादा स्पीड के साथ हरकत करेंगे, वो अगले को एनर्जी देंगे। उसके वो उसकी ज़्यादा स्पीड के साथ आगे पीछे हरकत करेगा, वो अगले के साथ टकराएगा, उसको एनर्जी देगा। तो इस तरह से एक एटम से दूसरे एटम के तक एनर्जी जो है वो मुंतकिल होती रहती है। तो इस तरह से यहाँ से एनर्जी जो है वो दूसरे हिस्से से यहाँ तक जाएगी, या यहाँ तक वो किसी भी दूसरे हिस्से तक एनर्जी जा सकती है। ये कंडक्शन है। कन्वेक्शन में क्या हमने लिया था, हमने कन्वेक्शन में ना ये मिसाल ली थी कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह का ना एक बीकर ले, मतलब इस तरह से एक बर्तन ले जिसके अंदर पानी डाल दें। आप इसके अंदर ना पानी डाल दिया, आपने इसको गर्म करना शुरू किया। जो नीचे वाला पानी गर्म होगा ना, वो पानी को खुद लेके मॉलिक्यूल्स जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ वो हल्के हो जाएंगे, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। ऊपर जो ठंडा पानी होगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा उसकी जगह पे। फिर जैसे वो गर्म होगा, वो गर्म होकर हल्का होने की वजह से ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके खुद हरकत करते हैं अपनी जगह से दूसरी जगह पे। ये था हमारे पास कन्वेक्शन। ठीक है, अब हम देखना क्या चाह रहे हैं कि रेडिएशन के जरिए किस तरह से एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल होती है। इसमें मिसाल अगर हम इसको पहले देखें मिसाल के जरिए कि ये सूरज है, सूरज से हमारी ज़मीन तक जो एनर्जी है, सूरज बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो इसकी जो गर्माइश है, जो उसकी हीट एनर्जी है या थर्मल एनर्जी है, किस तरह से ज़मीन पे पहुंचती है। अब अच्छा, यहाँ से जो एनर्जी होती है ना वो रेडिएशन के जरिए हमारी ज़मीन तक आती है। ज़मीन और सूरज के दरमियान ना कोई मीडियम नहीं होता, मतलब कोई पार्टिकल्स, कोई हवा के ज़रात, कोई मॉलिक्यूल्स, कुछ एटम्स, कुछ भी नहीं होता। तो ये खुद ब खुद एनर्जी जो है वो किसके जरिए आती है, वो रेडिएशन के जरिए आती है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है जो एनर्जी को लेके जाए, तो हम कहते हैं ये रेडिएशन के जरिए किस तरह से फिर आएगी। तो ये रेडिएशन खुद ब खुद हरकत कर रही होती है। रेडिएशन जो होती है ना, हमारे पास दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये देखें, ये ब्लू से ना इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख रहा है, और ये जो ग्रीन वाला है इसको आपके पास मैग्नेटिक फील्ड से लिख रहा है। अब ये किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह रेडिएशन जो है वो एनर्जी लेके चल रही होती है। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, बढ़ती 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 मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है ना, इसमें जो हमारे पास तब्दीली आ रही होती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आएगी तो वो हमारे पास किसको पैदा करेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में तब्दीली आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को करती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करती है। तो इस तरह से एक दूसरे को साथ लेके चलते जाते हैं, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। तो हम कहते हैं जब सूरज से जो एनर्जी है वो जमीन तक कैसे आती है, वो रेडिएशन के जरिए आती है। इनको किसी किस्म के मीडियम की, किसी किस्म के ज़रात की, मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये बेसिकली किस तरह से हरकत कर रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा रही होती है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते जाते हैं। तो वो इसी चीज़ को कह रहा है कि रेडिएशन में जो इंतकाल थर्मल एनर्जी है, मतलब जो थर्मल एनर्जी हमारे पास कह लें मुंतकिल होती है, वो किसी मीडियम के बगैर, किसी किस्म का मीडियम नहीं वहाँ पर जरूरत पड़ती। किसके जरिए होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए मुंतकिल हो रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि सूरज से हमारे पास मिसाल के तौर पे जो रेडिएशन, जो एनर्जी मुंतकिल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए होती है। यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, कोई पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, तो ये किस तरह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो वो खुद ब खुद एक दूसरे को जनरेट करवाते हुए एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी लेके चले जाते हैं। तो इसी चीज़ को ना मिसाल के साथ बता रहा है, सूरज के साथ वो बता रहा है कि सूरज से जो हरारत हमारी ज़मीन तक आती है वो किसके जरिए आती है, वो हमारे पास आती है, वो बेसिकली रेडिएशन के जरिए आती है। कहते हैं ये कंडक्शन के जरिए क्यों नहीं आ सकती सूरज से हमारे पास ज़मीन तक। अब कंडक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है कि कंडक्शन कहाँ पे होती है, जहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक नज़दीक पड़े होते हैं। जो नज़दीक नज़दीक पड़े होते हैं कि एक अपनी जगह पे हरकत करेगा, वो अगले के साथ टकराएगा, वो उसको एनर्जी देगा, वो टकराएगा, अगले को एनर्जी देगा। तो इस तरह से वो हरकत
एनर्जी मुंतकिल होती जाती है। अब यहाँ पे ये और कन्वेक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर ये पानी को हम गर्म करते हैं तो जो गर्म पानी होता है वो खुद एनर्जी लेके, वो हल्का हो जाता है, वो खुद एनर्जी लेके जाता है, मॉलिक्यूल्स खुद एनर्जी लेके जाते हैं। तो ऊपर जो ठंडा पानी होता है जिसकी एनर्जी कम होती है वो नीचे आ जाता है। ये कन्वेक्शन और कंडक्शन में हमने पढ़ा था। लेकिन सूरज और जमीन के दरमियान तो किसी किस्म का मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं होता, कोई हमारे पास एटम्स, कोई मॉलिक्यूल्स कुछ भी नहीं होता। तो फिर यहाँ पे कन्वेक्शन और कंडक्शन तो हो नहीं सकती। तो फिर किसकी वजह से आते हैं? रेडिएशन की वजह से आते हैं। रेडिएशन को किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें क्या होता है कि रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इस तरह से वो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करती जाती है, हरकत करती जाती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जमीन और सूरज के दरमियान हरारत जो है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए नहीं हो सकती, क्योंकि जमीन और सूरज के दरमियान कोई मीडियम नहीं होता, कोई पार्टिकल, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। फिर हरारत किस तरह से मुंतकिल होती है? रेडिएशन के जरिए मुंतकिल होती है। और इसमें होता क्या है? रेडिएशन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ यहाँ पे वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते रहते हैं। और ये कहाँ पे होती है? खला में। खला में मतलब जहाँ पे खाली जगह होती है, कुछ भी नहीं होता, कोई मीडियम नहीं होता। तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए जो वो एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है, जैसे सूरज से जमीन तक आती है। ठीक है, तो हमारे पास वहां पे इसी चीज को बता रहा है, तो इसके जरिए सूरज से जमीन तक आती है। तो पहले वो बता रहा है कि रेडिएशन में हमारे पास एनर्जी का इंतकाल या किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कैसे होती है। फिर वो इसको मिसाल के जरिए, सूरज के जरिए जो है ना इसको वाज़ह कर रहा है, उसकी तफसील बता रहा है कि सूरज के जमीन, सूरज से जो रेडिएशन या हरारत जो है जमीन तक कैसे पहुंचती है। आगे ये हमारे पास ना एक अलग से क्वेश्चन है कि एक जगह पे हमारे पास आग का अलाव है, ठीक है, उससे हरारत किस तरह से इर्द गिर्द फैलती है, इस तरह से किस तरह से हरारत जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो यहाँ पे ना उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई हैं, इसको जलाया हुआ है। वो कहते हैं इस बताएं कि यहाँ से जो हरारत है वो दूर जो दूसरी जगहों पे जो किस तरह से वो हरकत करेगी। तो पहले तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन ये कह लें सवाल बना के दे रहा है। कहता है फायर प्लेस या अलाव आपने जलाया हुआ है, उससे हरारत हमारे तक, कहीं पे आप दूर बैठे हुए हैं तो आपके पास हरारत जो है वो कैसे पहुंचेगी। कहते हैं पहली बात कंडक्शन और कन्वेक्शन किस चीज को देखते हैं। आपने लकड़ियां इकट्ठी की, इसको जलाना शुरू किया, अच्छा इसको जलाना शुरू किया तो हमारे पास ये गर्म हो गया, तो इसके अब किस तरह से कंडक्शन के जरिए, तो कहते हैं हमारे पास हरारत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत मुंतकिल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कंडक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि एटम्स काफी ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं। नजदीक नजदीक होंगे तो एक अपनी जगह पे वाइब्रेटरी मोशन उसकी बढ़ जाती है, वो अगले के साथ टकराता है, उसकी बढ़ती है, वो अगले के साथ टकराता है, तो इस तरह से एनर्जी जो है वो मुंतकिल होती है। लेकिन यहाँ अगर आपने ये जो आग है वो हवा में जलाई है, तो हवा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस है ना बेसिकली हवा, तो इससे मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा दूर दूर, मतलब हवा में या एयर में या गैस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला काफी ज्यादा है। तो अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो ये अपनी जगह पे वाइब्रेटरी मोशन शो करेगा, अपनी जगह पे आगे भी शिरकत करेगा। लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा दूर होता है, एटम बहुत ज्यादा दूर होता है, तो इसके साथ तो टकरा ही नहीं सकता, वो एनर्जी जा ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पे एटम्स के दरमियान जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है तो एक जगह एक मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशन अगर बढ़ती भी है, उसकी तेज भी होती है, तो अगले के साथ टकरा नहीं सकता। जब तक टकराएगा नहीं तो एनर्जी तो जाएगी नहीं कंडक्शन के जरिए। तो वो यहाँ पे इस चीज को कह रहा है कंडक्शन से एनर्जी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास हवा में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो हवा जो है वो अच्छी तरह से हरारत को नहीं पहुंचा सकता है, किसके जरिए? कंडक्शन के जरिए। अब कहते हैं हमारे पास जो है ना कह लें कि कन्वेक्शन भी इतनी ज्यादा वो कह लें यहाँ पे उसको यूज नहीं किया जा सकता। कन्वेक्शन में क्या होगा, होती जरूर है, ठीक है, हरारत की मदद के लिए, लेकिन इतनी ज्यादा उसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्योंकि बच्चे यहाँ पे कन्वेक्शन में क्या होगा, इसके पास वाली जो हवा होगी वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, जो पास वाली हवा होगी ठंडी होगी वो इसकी जगह आ जाएगी, फिर वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी, फिर वो वापस आ जाएगी ठंडी हवा इसकी जगह पे। तो ये सर्कल में ये इसके पास पास ये चक्कर मुस्तकिल रहता है। तो इतनी ज्यादा स्पीड तेज के साथ जो है हरारत एक जगह से मुंतकिल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हवा गर्म होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी, उसकी जगह ठंडी आ जाएगी। तो ये मुसलसल जो है ना ये सर्कल के फॉर्म में चलता रहता है काम। जैसे हवा में हमने कन्वेक्शन का क्या देखा था कि अगर जमीन गर्म है तो उसके पास वाली जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाएगी, उसकी जगह ठंडी हवा आ जाएगी, फिर वो गर्म होगी, फिर ऊपर की तरफ उठ जाएगी, उसकी जगह ठंडी आ जाएगी। या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, जो गर्म हवा है जो है ना वो जैसे उसको एनर्जी मिलती है, गर्म हवा होती है तो उसको एनर्जी मिलती है तो वो ऊपर की तरफ उठती जाती है, उसकी एनर्जी कम होती जाती है, कम होती है, जैसे ऊपर ठंडी होगी तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन ये सर्कल की फॉर्म में मुसलसल चलता रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुसर तरीका है ना वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, इसमें से रेडिएशंस निकले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में वो आगे की तरफ चलती जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाती जाए, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो हरारत रेडिएशन के जरिए हमारे पास पहुंचती है, तो रेडिएशन सबसे मुसर तरीका है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जवाब है कि अलाव से जो हमारे पास अगर आप जला देते हैं तो अलाव से रेडिएशन किस तरह से हमारे तक पहुंचती है। हमारे पास मुझे रेडिएशन जो होती है ना
ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ये हमारे पास ना वेव्स होती है, ये एक स्पेसिफिक कह लें, ये एक इसकी एनर्जी की नहीं होती, ये पूरी इसकी एक रेंज होती है। इसमें रेडियो वेव्स होती है, माइक्रो मतलब जिसकी ऐसी रेडिएशन जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है वो रेडियो वेव्स होती है, उससे थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर जो हीट एनर्जी हमें ट्रांसफर करवा रही होती है वो इंफ्रारेड होती है, मतलब उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर विजिबल जो हमें नज़र आ रही होती है लाइट के फॉर्म में। फिर अल्ट्रावायलेट होती है, एक्सरेज। तो ये पूरी की पूरी जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सिर्फ इनकी कोई एनर्जी फिक्स नहीं होती, बल्कि ये पूरी एक रेंज होती है। कम एनर्जी वाली, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी वाली गैमा रेज होती है। लेकिन जब आप कोई चीज़ जलाते हो, जो हरारत हमारे तक पहुंचती है ना सूरज से, वो किसके जरिए पहुंचती है? वो इंफ्रारेड रेडिएशन के जरिए निकलती है। तो ये है सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इन सब रेडिएशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा रही होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि इनकी एनर्जी कम ज़्यादा होती है, ठीक है। जो हरारत ज़मीन सूरज से हमारे तक पहुंचती है वो किसके जरिए होती है? इंफ्रारेड में, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप लोग ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो एक्सरेज होती हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना, ये रेंज होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो वो मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। तो ये अलावा से हमारे पास जो इनर हरारत जो है वो कैसे पहुंचती है? वो रेडिएशन के जरिए पहुंचने का उसका मौसर तरीका, मतलब ज़्यादातर हम कहते हैं रेडिएशन के जरिए पहुंचती है। अब कहते हैं किसी भी जिस्म में से रेडिएशन निकलती है, उनका अखराज होता है, वो उसका इन्हिसार या किन अवामिल से वो मुतासर हो सकती हैं, किन अवामिल से वो ज़्यादा हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, या उसका कह लें स्पीड जो है वो ज़्यादा तेज़ हो सकती है। कहते हैं पहले वो डिपेंड करता है कि जो आपने सतह ली हुई है उसका रंग कौन सा और उसके साथ कौन सी है, खुरदरी सी है, शाइनी है, किस तरह से है। और आपने जो सतह ली हुई है जिससे रेडिएशन निकल रही है उसका टेम्परेचर कितना, बच्चे टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतनी हमारे पास रेडिएशन ज़्यादा निकलेंगी। और सरफेस का एरिया कितना। मिसाल के तौर पर अगर इन तीनों को मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊँ तो ये कि मेरे पास ना डिफरेंट मैंने कलर लिए हुए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ रंग लिए हैं। जो ब्लैक कलर होता है ना, जो डल मतलब खुरदरा सा होता है, उसमें से जो रेडिएशंस होती है ना वो सबसे ज़्यादा निकलती है। मतलब जब इसको गर्म किया जाता है ना तो इसमें से रेडिएशन बड़ी ज़्यादा निकलती है। या इसके ऊपर अगर सूरज से फॉर एग्जाम्पल इसको सूरज के नीचे रख दिया जाए ना, तो ये रेडिएशन बड़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब भी, जज़ब भी बड़ी ज़्यादा करती है, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर ये शाइनी, इसको मैं पॉलिश कर दूँ इसकी सर्फेस को, तो ये शाइनी अगर हो जाए, तो अगर इसको गर्म करेंगे तो इसमें से रेडिएशन इतनी ज़्यादा नहीं निकलती, कम निकलती है, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूँ कि इसको मैं सूरज के नीचे रख दूँ तो इसमें से जब लाइट इसके ऊपर आके, रेडिएशन इसके ऊपर आके गिरती हैं, तो ये सारी जज़ब नहीं करता बल्कि कुछ रिफ्लेक्ट वापस भेज देता है। जो व्हाइट कलर होता है ये तो जल्दी गर्म ही नहीं होता, मतलब इसको अगर सूरज के नीचे रख दिया जाए तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें से जितनी इसके ऊपर रेडिएशन आके गिरेंगी वो जज़ब नहीं करता, उनको वापस रिफ्लेक्ट करवा देता है, ठीक है। सिल्वर सबसे कम होता है। तो हम यहाँ पे इसकी एमिशन देख रहे हैं कि जो कलर के हिसाब से जो हमारे पास होता है ना, इसकी एमिशन कम से कम होती जाती है। मतलब जो ब्लैक कलर होगा हमारे पास, जो ब्लैक कलर होता है लेकिन डल होता है, मतलब शाइनी नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन उसमें से निकलती हैं। शाइनी होगा तो उसमें से रेडिएशन कम निकलेंगी। अगर लाइट कलर होगा, हल्का कलर होगा, तो रेडिएशन बहुत कम निकलेंगी। तो ये कम से कम होता है, सिल्वर में और कम होती जाएगी। इसी तरह से अगर रेडिएशन कम निकलती है तो जज़ब भी कम करती हैं, ठीक है। जो ब्लैक कलर होता है ये सबसे ज़्यादा रेडिएशन जज़ब करता है। शाइनी सरफेस होगा, अगर इसके ऊपर रेडिएशन आके गिरेंगे तो ये जज़ब नहीं करेगा, उसको वापस भेज देगा, तो इससे जज़ब करने की सलाहियत कम होती है। वाइट तो बिल्कुल जज़ब नहीं करता, मतलब बहुत कम करता है। सिल्वर उससे भी ज़्यादा कम करता है। तो ये हमारे पास कलर के हिसाब से इसका फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से कहते हैं अगर हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा हो, मतलब अगर कोई है उसका कह लें सरफेस एरिया ज़्यादा, तो बच्चे रेडिएशन यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी, तो ज़्यादा इसमें से रेडिएशन निकल सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर छोटा जिस्म है, छोटा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से रेडिएशन कम निकलेंगे क्योंकि जगह कम है बाहर निकलने के लिए। इस तरह से अगर कोई बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मैं इसको गर्म कर दूँ तो बच्चे इसमें से रेडिएशन बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगे। इससे अगर मुकाबले में अगर इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है तो इसमें से रेडिएशन भी क्या होंगे? कम निकलेंगे। तो ये 3 अवामिल हैं जिनके ऊपर इन्हिसार होता है कि रंग के ऊपर, साफ के ऊपर, दूसरा टेम्परेचर कितना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जितना ज़्यादा गर्म होता है उससे रेडिएशन उतनी ज़्यादा होती है, और एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया कितना बड़ा है। ये आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए ना, अगर कि रेडिएशन का अखराज जो है वो किन अवामिल से मुतासर होता है, तो आपने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में तफसीली सवाल में आता है तो ये आगे हमारे पास तफसील में मौजूद है, ये तीनों जो अवामिल है। आगे हमारे पास ना एक अलग से क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं चीज़ें वक्त के साथ ठंडी या गर्म क्यों हो जाती हैं। इसको सिर्फ हेडिंग है लेकिन इसको ना मजीद सवाल की फॉर्म में वो नीचे पूछ रहे हैं। कहते हैं अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एक तो चाय का कप है ना, अगर उसको आप गर्म चाय का कप है, अगर उसको आप कमरे में रख देना तो ऐसा ऐसा वो गर्म चाय का कप जो है वो ठंडा होना शुरू होता है। लेकिन इसी तरह से अगर आप कोई ठंडा पानी का ग्लास है वो रूम में रख देना तो वो ऐसा ऐसा गर्म होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास ना मिसाल कहते हैं ये एक कप है जिसमें ना गर्म चाय मौजूद है, ठीक है। तो कहते हैं इसमें गर्म चाय मौजूद है, लेकिन आप अगर इसको रूम में रखते हैं तो ऐसे ऐसा क्या होगा कि हमारे पास इस ये जो कप है ना, ये चाय जो इसमें वो गर्म, अगर जो गर्म चाय है वो ऐसा ऐसा ठंडी होना शुरू होगी। कहते हैं ऐसा क्यों होता है? कहते हैं हमारे पूरी इर्द गिर्द माहौल में ना हर चीज़ जो है वो रेडिएशन जज़ब भी करती है और वो खारिज भी करती है।
मतलब यहाँ पे टेबल है, सोफा है, ये लैंप है, कुर्सी है, कोई पंखा लगा हुआ है, तो हर चीज़ जो है वो रेडिएशन खारिज भी करती है और जज़ब भी करती है। अब वो रेडिएशन कब जज़ब करती है, कब खारिज करती है, ये देखते हैं। मुझे अब ये देखें, ये जो है गर्म हमारे पास चाय का कप पड़ा हुआ है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इस टेबल मेज की निस्बत या सोफे की निस्बत, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब इसमें से रेडिएशंस निकलेंगी तो इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उसको जज़ब करेंगी, क्योंकि इर्द गिर्द की चीज़ों का टेम्परेचर यहाँ पे कम है। तो अगर हमारे पास इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें से रेडिएशंस निकलती जाएंगी और इर्द गिर्द की चीज़ें जो है वो जज़ब करती जाएंगी। कब तक वो इर्द गिर्द की चीज़ें जज़ब करेंगी, जब तक ये कॉफ़ी जो है ठंडी होकर इतनी नहीं हो जाती कि इसका टेम्परेचर इस टेबल के, इस सोफे के बराबर नहीं हो जाता। ये कब है, ये कब जज़ब करेंगी, जब इसका या इनका टेम्परेचर जो है वो इस वाले जिस्म की निस्बत जो है वो कम होगा। अगर हमारे पास इस गर्म, ये गर्म चाय है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं और इर्द-गिर्द की चीज़ें जो है वो रेडिएशन को क्या करती हैं, जज़ब करती हैं। इसके मुकाबले में कहते हैं अगर ये हमारे पास ठंडा शरबत का ग्लास पड़ा हुआ, अब इसका टेम्परेचर कम है, ठीक है। अब इर्द-गिर्द की जो चीज़ें हैं, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, कुछ भी है, उसका टेम्परेचर अब ज़्यादा है क्योंकि ये तो ज़्यादा ठंडा है। अब ज़्यादा टेम्परेचर से रेडिएशन जो है वो ठंडे की तरफ जाएंगे। बच्चे ये जो टेबल वगैरह है ये क्या है, ये गर्म है ना, मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि ये तो एक ठंडा हमारे पास शरबत का ग्लास है, इसका टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पे अब ये टेबल वगैरह जो है ये यहाँ पे रेडिएशन जो है वो खारिज करेंगी वो, ये जो है ना खारिज होकर इसके अंदर जाती जाएंगी, तो ये ऐसा ऐसा गर्म होता जाएगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो कोई भी हमारे इर्द गिर्द माहौल में हर चीज़ जो है वो रेडिएशन खारिज भी करती है, वो हमारे पास से जज़ब भी करती है। जज़ब कब करती है, जब हमारे पास यहाँ पे इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पानी गर्म हमने चाय ली थी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, तो फिर इर्द गिर्द के माहौल की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास उसको जज़ब करेंगी। कब तक जज़ब करेंगी, जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती, ठीक है, ये नॉर्मल इसका टेम्परेचर कम नहीं हो जाता। और हमारे पास खारिज कब करती हैं, जैसे हमने एक ठंडा पानी का ग्लास लिया, शरबत का ग्लास लिया, इसका टेम्परेचर बहुत कम है, अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो रेडिएशन हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ चलती है। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये हमारे पास अब खारिज करेंगे इर्द गिर्द की चीज़ें, यहाँ से रेडिएशन खारिज होंगी, वो इसके अंदर जाती जाएंगी। तो ऐसा ऐसा कब तक हमारे पास ये खारिज करेंगे, जब तक ये भी गर्म नहीं हो जाता, मतलब जब तक इसका भी टेम्परेचर इनके बराबर नहीं आ जाता। तो इसको यही बता रहा है कि हमारे पास कमरे में हर चीज़, चाहे वो दीवारें हैं, चाहे वो छत है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो पंखा है, कुछ भी है, हर चीज़ जो है वो हरारत खारिज भी करती है और जज़ब भी करती है। अब कब खारिज करेगी, कब जज़ब करेगी, वो इसको यहाँ पे बता रहा है। कहते हैं अगर किसी जिस्म का टेम्परेचर अपने आस-पास की निस्बत ज़्यादा हो, जैसे हमने कॉफ़ी की एग्जांपल ली थी कि इसका टेम्परेचर अपने आस-पास की निस्बत क्या था, ज़्यादा था, ठीक है, ज़्यादा गर्म था। तो यहाँ से फिर इसने क्या किया था, इसमें से रेडिएशन निकली, तो इस आस-पास की चीज़ों ने रेडिएशंस को जज़ब करना शुरू किया। तो वो कहते हैं अगर हमारे पास किसी जिस्म का टेम्परेचर आस-पास की निस्बत ज़्यादा है तो वो हमारे पास हरारत खारिज करता है, मतलब पानी इसमें से, काफ़ी के कप में से रेडिएशन जो है वो निकलती जाएंगी और इर्द-गिर्द की चीज़ें जो है उसको क्या करेंगी, जज़ब करेंगी। और कम हरारत वाली चीज़ें उसको जज़ब करती जाती हैं। और कब तक ये अमल चलता रहता है, जब तक वो कॉफ़ी का टेम्परेचर जो है वो कम होता होता है, इतना नहीं होता कि वो इर्द-गिर्द के माहौल के बराबर हो जाए। अब ये था कि कब हमारे पास उसको वो ठंडा हो रहा था, मतलब ये चाय जो है ये टाइम के साथ-साथ जो कॉफ़ी का कप है वो ठंडा हो रहा है। अब दूसरा सिचुएशन क्या है कि आपने एक ठंडी चीज़ रखती है, वो टाइम के साथ-साथ गर्म क्यों होना शुरू हो जाती है, कि इसका टेम्परेचर कम होता है, इर्द-गिर्द की चीज़ों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब यहाँ से जो है इर्द-गिर्द के माहौल से जो रेडिएशंस है वो इसके अंदर जाएँगी, मतलब इर्द-गिर्द का जो चीज़ें हैं वो रेडिएशन को खारिज करेंगी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि अगर किसी जिस्म का टेम्परेचर माहौल से कम है, तो फिर क्या होगा कि वो माहौल से जो हरारत है या वो खारिज होगी और वो उसको जज़ब करेगा। मिसाल के तौर पे अब यहाँ से एक ग्लास है, ये हरारत जज़ब करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, जिसका टेम्परेचर कम हो वो जज़ब करता है और इर्द-गिर्द का माहौल क्या करेगा, वो हरारत को खारिज करेगा, ठीक है। तो जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हरारत को जज़ब करता है, ऐसा ऐसा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि जब इसका टेम्परेचर भी अपने इर्द-गिर्द के माहौल के बराबर हो जाएगा। तो ये सवाल का जवाब है कि हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो टाइम के साथ साथ ठंडी क्यों हो जाती हैं, कुछ चीज़ें टाइम के साथ साथ गर्म क्यों होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है, टेम्परेचर किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो हमेशा जो हरारत है वो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हरकत करती है। जैसे ये बहुत ज़्यादा ठंडा था, इर्द-गिर्द का माहौल जो है वो गर्म था, तो टेम्परेचर जो है, रेडिएशन जो हरारत है वो इसकी तरफ हरकत करना शुरू होगी। यहाँ पे ये ज़्यादा गर्म था, यहाँ से जो हरारत है वो इर्द-गिर्द जाना शुरू होगी। तो हमेशा हमारे पास हरारत जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हरकत करती है। तो इसको वो मिसाल बता रहा है, तफसील के साथ बता रहा है, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे पास एंड हो जाता है।
कहते हैं हमारे पास आगे एक अलग से सवाल है यहाँ से कि किसी भी चीज़ सतह में से जो हरारत जो है वो खारिज हो रही होती है, उसके इंहिसार जो होता है वो उसकी खसूसियात पे होता है। जैसे हमने ये पढ़ा था ना, कुछ अवामिल होते हैं जिसके ऊपर उसका इंहिसार होता है या मुतासिर हो रही होती है, कितनी रेडिएशन खारिज होंगी, कि रंग कौन सा है, सतह का टेम्परेचर कितना है, या एरिया कितना है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि हमारे पास जो सतह से कितनी रेडिएशन का खारिज होंगी, कितनी स्पीड के साथ खारिज होंगी, उसका इंहिसार ना कुछ खसूसियात के ऊपर होता है। ठीक है, अब वो कहते हैं इसको ना हम लोग एक तजर्बा करेंगे। लेस्ली क्यूब है, लेस्ली क्यूब। अब वो लेस्ली क्यूब है क्या, किसके उसके जरिए हम वाज़ह करेंगे। कुछ सतह में से रेडिएशन ज़्यादा खारिज होती है, कुछ सतह में से रेडिएशन कम खारिज होती है। जैसे लेस्ली क्यूब क्या है, ये एक इस तरह का एक डिब्बा है जिसकी 4 साइडें हैं। ठीक है, एक हमारे पास उसने ब्लैक कलर लिया हुआ, मध्यम सा ब्लैक लिया हुआ मतलब, और दूसरी हमारे पास उसने व्हाइट कलर लिया हुआ है, एक उसने जो है वो सिल्वर कलर लिया हुआ है, एक उसने कोई सा भी रंगदार सतह ली हुई है। तो 4 इसकी सतह है। एक हमारे पास चमकीली सी है, चमकदार सतह है। एक हमारे पास जो है वो स्याह सतह है। एक हमारे पास साइड वाली जो है सफ़ेद होगी, और एक हमारे पास कोई भी रंगदार सतह होगी। अब वो कहते हैं इसके अंदर ना गर्म पानी डाल दें। गर्म पानी डालेंगे तो इसके सामने एक डिटेक्टर, एक मशीन लग दी जाती है जो इसमें से रेडिएशन को निकलने की जो है मिकदार मालूम करेगी। अब पहले इसको इस सरफेस के सामने रख के देखेंगे कितनी रेडिएशंस निकल रही हैं, गिनती उसकी वो मालूम करके बता देगा। फिर इसको जो इसकी वाइट वाली होगी उसके सामने, जो इसकी सफ़ेद सतह होगी उसके सामने, कोई चमकदार होगी उसके सामने। तो ये 4 सतह होती है। इसका अगर मैं आपको तजर्बा दिखाऊँ तो ये देखें, ये एक लेस्ली क्यूब है। ये इसमें क्या है कि ये हमारे पास इनकी 4 सरफेसेस हैं। अब इसके अंदर ना वो गर्म पानी डाल रहा है। ठीक है, अब हर सरफेस डिफरेंट है, एक वाइट है, एक सिल्वर है, एक ब्लैक मध्यम ब्लैक है, एक शाइनी सी सरफेस है। अब वो हर सरफेस, इसमें गर्म पानी डाल दिया, गर्म पानी डाला तो ये गर्म होगी। अब हर सरफेस में से ना रेडिएशंस निकलेंगी, इधर से भी इधर से भी। अब वो हर सरफेस के सामने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, इसके जरिए वो रेडिएशंस नोट करेगा। अब इसने ना यहाँ पे इसके सामने इसको कह लें वाइट के सामने इसको कर लिया, तो रेडिएशन 49 उसके पास आ गई। अब उसने क्या किया, ये हमारे पास उसने कह लें सिल्वर कलर लिया हुआ है, ये शाइनी सी सरफेस ली हुई है, तो इसके सामने वो रेडिएशन को नोट कर रहा है। अब ये देखें, ये कम हो गई 27, रेडिएशन की मकदार कम है, सरफेस के हिसाब से वो कम होगी। अब ये उसने ना ब्लैक कलर लिया हुआ है, लेकिन ये मध्यम सा कह लें कि खुरदरा सा ब्लैक है, ये सरफेस स्मूथ नहीं है। अब रेडिएशन नोट कर रहा है 68 है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक शाइनी सा ब्लैक कलर लिया हुआ है, कोई भी शाइनी सरफेस ले ली हुई है, तो यहाँ पे ये देखें रेडिएशन क्या हो गई है, ये हमारे पास कम हो गई है। ठीक है, वो इसके अंदर गर्म पानी डाल रहा है, हर सरफेस में से ना रेडिएशन नोट कर रहा है। वो कहता है जैसे उसने डिटेक्टर के जरिए, डिटेक्टर मतलब एक डिवाइस है जिसके जरिए वो रेडिएशन को नोट कर रहा है, वो देखता है कि जैसे उसको ये जो उसका खुदरी सी मध्यम सी स्याह सरफेस के सामने लेके आता है, सबसे ज़्यादा जो उसको रेडिएशन मिलती है ना वो यहाँ से मिलती है। तो मतलब हर सरफेस के लिहाज से जो रेडिएशन उसमें से निकलने की सलाहियत है वो कम ज़्यादा हो। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि मुख्तलिफ सतहें जो है हरारत जो है ना, मतलब कम ज़्यादा जो है वो खारिज करती है। ये यहाँ तक इसका तजर्बा हो गया। कहते हैं अब ये था कि हर सतह में से मुख्तलिफ हरारत जो रेडिएशन है वो मुख्तलिफ निकलती है, मतलब इसमें से ब्लैक में से कुछ निकल रही थी, ज़्यादा निकल रही थी, वाइट में से कम थी, सिल्वर में से और कम थी। कहते हैं अब इसी तरह से मुख्तलिफ सतहें जो है ना वो जज़ब करने की सलाहियत भी उनकी डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। कुछ ज़्यादा जज़ब कर लेती है रेडिएशन को, कुछ कम जज़ब करती है। जैसे वो कहते हैं मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे एक कैंडल ली है, यहाँ से हमारे पास हीट एनर्जी, जब इसको जलाएंगे तो इसमें से कैलोरी रेडिएशंस निकलेंगी। अब इसके सामने ना 2 सरफेसेस रख दी हैं, एक उसने ब्लैक कलर रख दी है, ब्लैक कलर की मतलब स्याह रंग की सरफेस रख दी है, और एक उसने सिल्वर कलर की रख दी है, सफ़ेद कलर की रख दी है। उसके साथ ना ये पीछे डिवाइस लगाया हुआ है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है बच्चे, इसका टेम्परेचर नोट करने के लिए होता है, मतलब कितनी गर्म हो गई। जैसे वो इसको जलाते हैं ना, इसमें से रेडिएशन जब निकलती है तो ब्लैक कलर जो है ना ये बड़ी जल्दी गर्म होना शुरू हो जाता है, इसका थर्मामीटर जो बड़ी जल्दी रीडिंग देना शुरू कर देता है। लेकिन जो ये हमारे पास सफ़ेद कलर है, ये ऐसे ऐसा गर्म हो रहा होता है, इसका जो थर्मामीटर वो इतनी जल्दी रीडिंग नहीं दे रहा होता। इसका मतलब है ये रेडिएशन कम जज़ब करता है, ये ज़्यादा जज़ब कर देता है। तो ये तजर्बे के जरिए ज़ाहिर कर रहा है कि मुख्तलिफ सतह जो है वो रेडिएशन जो हरारत है वो जज़ब भी मुख्तलिफ करती है, फ़र्क होता है उनमें। मतलब जो स्याह सतह है वो जल्दी हमारे पास कह लें रेडिएशन जज़ब कर लेती है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे आपने कोई ली हुई है, जैसे ये सफ़ेद ली हुई है, तो जल्दी रेडिएशन जज़ब नहीं करती। या फिर अगर कोई पॉलिश होगी तो वो भी चमकीली सतह भी जल्दी रेडिएशन जज़ब नहीं करती। यहाँ पे तो हमने 2 सर्फेसेस मुख्तलिफ ली हुई है ना, कि एक हमने काली ली हुई है, स्याह ली हुई है, एक हमने सफ़ेद ली हुई है। तो हमने कहा कि जो काली वाली है वो ज़्यादा रेडिएशन जो है वो जज़ब कर लेती है, तो इसका टेम्परेचर जल्दी रीडिंग दे देता है। कहते हैं अगर दोनों हम काली ले लें एक, लेकिन हम लोग क्या ले लें कि मध्यम ले लें, मतलब खुदरी ले लें, एक के ऊपर पॉलिश कर दें, मतलब वो बड़ी ज़्यादा स्मूथ हो, तो जो पॉलिश वाली सरफेस होगी वो जल्दी रेडिएशन जज़ब नहीं करेगी। तो कहते हैं अगर हम मुकाबला करें ना कि एक मध्यम स्याह ले लें और एक पॉलिश शुदा चमकीली सतह ले लें, अगर हम इसको ऊपर पॉलिश कर देते हैं, इसको चमकीला कर देते हैं, तो ये जल्दी रेडिएशन को जज़ब नहीं करेगी। ये जो खुरदरी होगी, ये जो हमारे पास मध्यम होगी, ये हमारे पास रेडिएशन को जल्दी जज़ब कर लेती है। ठीक है, इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हर सतह जो है वो रेडिएशन मुख्तलिफ जज़ब करती है। तो ये 2 तजर्बे हैं जो ये जाहिर करते हैं कि सतह
का रंग और उसकी जो साख्त है वो किस तरह से हमारे पास रेडिएशन का जो खारिज होना है या जिसका जज़ब करने का किस तरह से मुतासिर करती है। ठीक है, आगे हमारे पास हमने ये पढ़ा था ना कि जो किसी भी सरफेस में से जो रेडिएशन जो खारिज होती हैं उनका इन्हिसार इन 3 अवामिल पे होता है। सतह का रंग क्या है, साख्त क्या है, और दूसरा सतह का टेम्परेचर क्या है, सतह का एरिया क्या है। यहाँ पे मैंने कहा था अगर मुख्तसर सवाल आता है ना, सिर्फ आपने इसके नाम लिखने हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन तफसीली सवाल में आ जाता है तो मुझे ये तफसीली सवाल जो है ना ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये तीनों को ना अलग-अलग करके ये तफसील के साथ बता रहे हैं कि किस तरह से उसका रंग के ऊपर, टेक्सचर के ऊपर किस तरह से उसका रेडिएशन जो उसमें से निकल रही होती है उसके ऊपर फ़र्क किस तरह से पड़ता है। तो इस चीज़ को बता रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले कि हमारे पास वही अगेन कहते हैं कोई भी जो सतह है ना कि उसका रंग क्या है और उसकी साख क्या है, टेक्सचर क्या है, मतलब स्मूथ है, खुरदरी है या फिर चमकीली है सही वाली, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं कोई भी किसी भी सतह का रंग क्या है या उसके साथ क्या है, इसके ऊपर इन्हिसार होगा कि वो सतह कितनी रेडिएशन खारिज करेगी, कितनी जज़ब करेगी और कितनी वो रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब वापस भेज देगी। कहते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास ना यहाँ जो मध्यम और गहरे रंग होते हैं ना वो ज़्यादा रेडिएशन खारिज भी करते हैं और जल्दी जज़ब भी कर लेते हैं, मतलब उनके ऊपर जितनी रेडिएशन आके गिरती हैं वो सारी जज़ब भी कर लेते हैं, अगर उनको गर्म किया जाए तो वो रेडिएशन खारिज भी कर देते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है गर्मियों में आप लोगों ने ब्लैक कलर नहीं पहनना, काला रंग नहीं पहनना है, क्योंकि वो जल्दी जो रेडिएशन जो सूर्य से आने वाली रेडिएशन होती है ना वो जल्दी हरारत को जज़ब कर लेते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो हमारे पास हल्के रंग होते हैं वो जल्दी हरारत जज़ब नहीं करते, तो वो हमारे पास ठंडे ही रहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास ज़्यादातर जो हरारत जज़ब नहीं करते, जैसे हल्के रंग वगैरह हो गए, वो रेडिएशन जो है वो जल्दी जज़ब नहीं करते, तो वो ठंडे रहते हैं। मतलब चमकीले होंगे या फिर हल्के रंग के होंगे तो वो रेडिएशन जज़ब नहीं करते। यहाँ इसी चीज़ को कह रहा है कि जो चमकीली सतह होती है जिसको पॉलिश आपने किया होता है या फिर उसका रंग हल्का होता है, तो वो धूप में जो होते हैं ना गर्मियों में ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ठंडी रहती हैं बनिस्बतन के आपके पास कोई गहरा रंग है या फिर मध्यम है, तो वो हमारे पास रेडिएशन ज़्यादा जज़ब कर लेते हैं, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। ठीक है, उनकी सतह जल्दी गर्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई आपके पास चमकीली सतह वाला है, हल्का रंग है, तो वो जल्दी रेडिएशन जज़ब नहीं करता, वो ठंडा रहता है, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर देता है। लाइक ये देखिए ये ब्लैक कलर शो किया हुआ है ना, अब इसके ऊपर अगर सनलाइट पड़ रही है तो ये जितनी इसके ऊपर रेडिएशन फॉल करेगी ना वो सारी की सारी जो रेडिएशन है इसके अंदर जज़ब हो जाती है, तो वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये जल्दी गर्म हो जाता है। इसके कंपैरिजन में ना यहाँ पे ये दो सर्फेसेस दिखाई हुई हैं, एक वाइट कलर की दिखाई हुई है, ये वाइट है, और ये एक सिल्वर कलर की। अब यहाँ पे देखें सन से जो रेडिएशन आ रही है ना, यहाँ पे जो सिल्वर कलर है ना उसमें से सारी रेडिएशन जितनी इसके ऊपर आके फॉल कर रही है ना, ये हल्का कलर है, तो वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस आ रही है। ठीक है, ये जल्दी गर्म नहीं होगा, तो ये अच्छा ऑब्जॉर्बर नहीं है। इसके कंपैरिजन में अगर व्हाइट देखें तो जब इसके ऊपर सन से लाइट आ रही होती है तो ये कुछ थोड़ी सी ये देखें थोड़ी सी ऑब्जॉर्ब हो रही है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके कंपैरिजन में देखा जाए ना तो ये देखिए ये ब्लैक में तो सारी की सारी ऑब्जॉर्ब हो रही थी, तो कलर जितना हमारे पास गहरा होता है उसमें से जो सन से रेडिएशन आ रही होती है वो उतनी सारी ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन अगर इसके निस्बत हल्के कलर देखेंगे या शाइनी सरफेस देखेंगे तो वो जो उसके ऊपर जब लाइट आके फॉल करती है, गिरती है, तो वो कुछ तो ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे सिल्वर तो ऑब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करवा देता है, तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा। जो व्हाइट है वो कुछ ऑब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ वापस भेज देता है। तो कहते हैं जो हमारे पास हल्के कलर होते हैं या चमकीली सतह होती है तो वो क्या करती है, वो हमारे पास ज़्यादातर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में जो गहरे रंग होते हैं जैसे ब्लैक कलर हो गया, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर जज़ब कर लेती हैं। ठीक है, तो जो खुरदरी सतह होती हैं, जो हमारे पास खुरदरी होती है वो रेडिएशन को ज़्यादा जज़ब कर लेती हैं, लेकिन जो हमवार होती हैं, जो पॉलिश होती है, जो चमकीली होती हैं, वो वापस भेज देती हैं। ठीक है, इसलिए वो हमारे पास कम गर्म होती है। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये कंपैरिजन करके ये डिफरेंस बताया था कि जो हमारे पास खुरदरी सख्ता होगी ना ब्लैक कलर की, वो रेडिएशन को ज़्यादा जज़ब करेगी, अगर शाइनी कर देंगे वो रेडिएशन को जज़ब नहीं करेगी। वाइट कम और मज़ीद कम, जो हल्का कलर होगा ना ये मज़ीद कम जज़ब करती है, सिल्वर तो और कम जज़ब करती है। तो ये क्या करती है, रेडिएशन को वापस भेजना शुरू कर देती है। जैसे यहाँ पे इसने दिखाया वो हुआ कि यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो सारी रेडिएशन को जज़ब कर लेता है जितनी उसके ऊपर आके गिरती है। अगर खुरदरी होगी तो मज़ीद जज़ब करेगा, लेकिन कलर हल्के होते जाएंगे, जैसे वाइट कलर है तो उसके जज़ब करने की सलाहियत कम हो जाती है, तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देती है। सिल्वर तो फुली रिफ्लेक्ट कर देती है, जज़ब करने की सलाहियत बहुत कम होती है। तो खुरदरी होगी और अगर हमारे पास ज़्यादा गहरा कलर होगा तो रेडिएशन ज़्यादा जज़ब होगी, और अगर चमकीली होगी, अंबार होगी, तो हमारे पास रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट करवा देती है। अब दूसरा कौन सा था फैक्टर, या किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर और हमारे पास एरिया के ऊपर। एरिया जितना ज़्यादा होगा या टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास उसमें से थर्मल एनर्जी जो हरारत है वो ज़्यादा हमारे पास खारिज होगी। जिसमें हम लोगों ने मिसाल देखी थी कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, इसका टेम्परेचर इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इसमें से रेडिएशन कहीं से भी निकल सकती है। ठीक है, तो इसमें से रेडिएशन जो है वो ज़्यादा खारिज हो सकती है। अगर ये छोटा है, इसका सरफेस एरिया कम है, तो रेडिएशन के निकलने के लिए जगह कम है, तो यहाँ से रेडिएशन कम निकलेगी। इसी तरह से अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दूँ, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हो तो इसमें से रेडिएशन ज़्यादा निकलेंगी, इसका टेम्परेचर कम है तो इसमें से रेडिएशन कम निकलेंगी। तो वो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि दो अवामिल के और हैं जो इसको कह लें स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं, खारिज होने की स्पीड। एक टेम्परेचर है और एक एरिया उसका। कहते हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ना तो हमारे पास उसमें से ज़्यादा रेडिएशन जो है वो हमारे पास निकलती जाएगी। कहते हैं मिसाल के तौर पे कि आपने एक गर्म लोहे की सलाख ली हुई है, कि आपके पास एक लोहे की सलाख है जिसको आपने बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके मुकाबले में ये एक साइड पे पड़ी है, इसका ये इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है। जो जितनी ज़्यादा गर्म होगी इसमें से रेडिएशन उतनी ज़्यादा बाहर निकलेंगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं, इसमें से रेडिएशन कम निकलेंगी। तो अगर किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसमें से रेडिएशन भी ज़्यादा निकलेंगी। कहते हैं अगर गर्म आपने लोहे की सलाख ली है तो इसमें से ज़्यादा हरारत, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो इसमें से ज़्यादा हरारत खारिज होगी, लेकिन अगर कोई कम गर्म है तो उसमें से हरारत भी कम खारिज होगी। इसी तरह से कहते हैं अगर कोई सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उसमें से रेडिएशन ज़्यादा निकलती है। कहते हैं अब ना ये एक ट्रेंड आ गया, आप लोगों ने होटलों वगैरह में देखा होगा कि हमारे पास ना कि रूम्स को गर्म करने के लिए ना इस तरह के हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको रेडिएटर वगैरह बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा इस तरह सा लंबा सा होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह से ना स्लॉट्स वगैरह बनी होती है, ठीक है, ताकि सरफेस एरिया इसका ज़्यादा हो, इसमें से ज़्यादा रेडिएशन के निकलने के लिए ज़्यादा रास्ता जगह मौजूद हो, तो इसलिए रेडिएशन ज़्यादा खारिज होती है तो जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि गर्म कमरों को गर्म करने के लिए जो रेडिएटर आजकल हीटर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बारीक सी प्लेट्स लगी होती हैं। यहाँ पे को मैं दिखा भी रही हूँ कि यहाँ पे ना छोटी छोटी सी बारीक सी प्लेट्स लगी होती हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है कि जितना ज़्यादा उसका एरिया बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हरारत खारिज होगी और जल्दी जो है वो रूम को गर्म कर देगा, तो ज़्यादा जल्दी थर्मल एनर्जी इसमें से निकलेगी। यहाँ पे बेसिकली जो तीन अवामिल है, अगर तो ये तफसीली सवाल में आता है कि किस तरह से अवामिल जो है वो रेडिएशन के खारिज होने को मुतासिर करते हैं, तो ये आप इसमें ये वाला पैसेज देखेंगे, ये सरफेस के ऊपर है और ये हमारे पास टेम्परेचर और सरफेस एरिया के ऊपर है, ठीक है, ये अलग से। अब आगे ये हमारे पास ना एक छोटी सी एप्लीकेशन है कि हमारे पास कहाँ पे इसको कैसे मालूम किया जा सकता है। कहते हैं हम लोग ना एक इंफ्रारेड थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए टेम्परेचर की पैमाइश की जाती है। इंफ्रारेड थर्मामीटर, जैसे मैंने आपको कहा था रेडिएशन हमारे पास होती है, रेडिएशन में मैंने कहा था कि हमारे पास रेडिएशन की ना पूरी एक रेंज होती है, ठीक है, मतलब ये कम रेडिएशन एनर्जी वाली, हाई एनर्जी वाली, उससे ज़्यादा हाई एनर्जी वाली। तो जो हमारे पास हरारत को या फिर टेम्परेचर बुखार वगैरह चेक करने के लिए होती है ना, वो हमारे पास किस रेंज की होती है, वो इंफ्रारेड की होती है, ठीक है। तो रेडिएशन जो बुखार वगैरह में हमारे पास अगर जिस्म को हुआ हो तो जो रेडिएशन निकल रही होती हैं वो हमारे पास होती है इंफ्रारेड। कहते हैं इंफ्रारेड को हमारे पास रेडिएशन को मालूम करने, टेम्परेचर मालूम करने के लिए हम लोग कौन सा थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर, ठीक है। इंफ्रारेड थर्मामीटर मतलब जो हमारे पास गर्म जिस्म से निकलने वाले रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, मतलब उनको मैयर करता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब कोविड-19 आया था ना, तब इस तरह का थर्मामीटर अक्सर लोगों ने पकड़ा होता था। तो आप कहीं जाते थे शॉपिंग मॉल वगैरह में तो वो आपके माथे पे रख के ना इसको बिल्कुल टच नहीं करते थे, आपके जिस्म के साथ थोड़ा सा फासले के ऊपर इसको रखते थे और एक बटन दबाते थे, उसके ऊपर उसको टेम्परेचर पता चल जाता था। कहते हैं ये एक आला है, ये एक कह लें कि इसके जरिए ना आप किसी जिस्म को छूते नहीं है बल्कि सिर्फ उसके पास लेके जाते हैं। ये क्या करते हैं, जिस्म से जो रेडिएशंस निकल रही होती है ना, इंफ्रारेड रेडिएशंस, उनको महसूस करता है और आपको बता देता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 में लोगों का टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा कहते हैं जो ओवन वगैरह या मशीनें वगैरह या कोई मेटल्स वगैरह अगर हमने पता करना है उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया हुआ, तो इस वो उसके पास लेके जाके इसका एक बटन दबाते हैं तो ये इससे रेडिएशन निकल में रेडिएशन को मालूम करता है और आपको उसका टेम्परेचर बता देता है। तो कहते हैं आप इसमें एक बटन, एक ट्रिगर दबाते हैं जो आपको इसका टेम्परेचर मालूम करके बताता है। अब ये पूरे का पूरा टॉपिक था कि हमारे पास रेडिएशन जो है उसके जरिए किस तरह से हरारत जो है वो मुंतकिल होती है। इसमें छोटे छोटे मुख्तसर टॉपिक भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो ये है कि हमारे पास रेडिएशन के जरिए एनर्जी किस तरह से मुंतकिल होती है, तो ये इसके पहले बता रहा है और इसको वाज़िया कर रहा है सूरज की और ज़मीन की मिसाल के जरिए कि इसमें किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अलहदा से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। आगे अलहदा से क्वेश्चन है कि अगर आपके पास आग का कोई अलाव जल रहा है तो वहाँ पर हमारे पास हरारत किस तरह से मुंतकिल होगी। कंडक्शन के जरिए तो नहीं हो सकती, रेडिएशन के जरिए, तो इसका जवाब यहाँ से है। ये अलहदा से मुख्तसर सवाल है कि किन अवामिल के ऊपर जो हरारत का खारिज होना है वो मुतासिर होता है। ये 3 अवामिल है। अगर मुख्तसर सवाल में आए तो सिर्फ आपने इनके नाम लिखने हैं। ये अलहदा से सवाल है कि हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो टाइम के साथ साथ गर्म की हो जाती हैं, कुछ ठंडी की हो जाती है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। अगर टेम्परेचर किसी का ज़्यादा है तो उसमें से रेडिएशन निकलेंगी, अगर किसी का टेम्परेचर कम है तो वो हमारे पास क्या है, रेडिएशन को जज़ब करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ठंडा या गर्म हो जाता है, उसको मिसाल के जरिए वाज़ा कह रहा है। ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि लेज़ली क्यूब के जरिए या फिर आप बताएं कि किस तरह से सतह
का रंग तब्दील होने से या फिर उसका कह लें कि शाइनी चमकदार होने के साथ साथ किस तरह से रेडिएशन का खारिज होना मुतासिर होता है। तो ये आप इसके तजर्बे के जरिए इसको सारा वाज़ह करेंगे। इस तरह से हमारे पास जज़ब होना भी मुतासिर होता है कि हमारे पास हम अगर मुख्तलिफ सतहें होंगी, मतलब अगर एक स्याह सरफेस है गहरे रंग की है, एक हमारे पास सफ़ेद है, तो हमारे पास एक ज़्यादा जज़ब करेगी ब्लैक वाली स्याह वाली, और हमारे पास सफ़ेद वाली कम होगी। तो ये तजर्बे के जरिए हमने बताया कि सतह के सतह वजह से अगर आप सतह चेंज कर देते हैं तो रेडिएशन का अखराज जो या जज़ब होना है वो भी मुतासिर होता है। ठीक है, तो लेज़ली का क्यूब ये हमारे पास लहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये अवामिल है, ये लहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं कि किन अवामिल के ऊपर मुतासिर होता है हमारे पास किसी भी जिस्म में से जो रेडिएशन का इखराज होता है। तो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में अगर तफसीली सवाल में आता है तो ये सारा आप उसमें लिखेंगे। ठीक है, ये लहदा से एक शॉर्ट में आ सकता है या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है कि इंफ्रारेड थर्मामीटर कहाँ पे इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप इसमें टच नहीं करते किसी के साथ, बिल्कुल कह लें कि दूर से ही आप उसके पास लेके जाते हैं, ये उसमें से रेडिएशंस को कह लें जज़ब कर लेता है या उसको कह लें कि नोट कर लेता है, वो आपको टेम्परेचर उसका बता देता है। ठीक है, ये उसके जरिए एक्सरसाइज में देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से बना। तो ये तफसीली सवाल है 11.2, कहते हैं रेडिएशन कन्वेक्शन और कंडक्शन और कन्वेक्शन से किस तरह से मुख्तलिफ है। तो इसमें पहले वाला पैराग्राफ आएगा। ठीक है, और रोज़मर्रा मिसालें दें, बताएं कि मुख्तलिफ सतह रेडिएशन, ये इसमें सूरज की मिसाल आ सकती है और इसमें आपके पास आ सकती है उसकी जो फायर वर्क की है। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं रेडिएशन के इंजाब और अखराज पर सतहें किस तरह से मुतासर करती हैं। तो इसमें ये जो अवामिल था ना, लाइक मतलब सबसे पहले तो आप ये वाला बताएंगे कि रेडिएशन में किस तरह से हमारे पास एनर्जी मुंतकिल होती है, फिर आप इसको मिसाल के जरिए बताएंगे सूरज से हमारी ज़मीन तक जो आती है। अलाव वाली मिसाल दे सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये रोज़मर्रा मिसालें सूरज की आ जाएगी और ये आग से जलने की आ जाएगी। आगे सतह वाली एग्जाम्पल है, मुझे उसमें आप ये वाला तजर्बे भी लिख सकते हैं कि ये लेस्ली क्यूब है या फिर ये जो हमने सर्कस ली थी कि जज़ब होने वाली, या फिर इसमें ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पैराग्राफ है जिसमें आप सतह का जिक्र कर रहे हैं, ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। अगर तजर्बे नहीं लिखना चाह रहे, आप ये वाला पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो सिर्फ ये सतह वाला लिख लीजिएगा, लेकिन तजर्बा लिख लेंगे तो वो एक कह लें कि उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वेटेज ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से ये तफसीली सवाल है हमारे पास 11.4, मुख्तलिफ सतह हरारत को जज़ब और खारिज करने में कैसे मुख्तलिफ होती हैं। ये वही लेस्ली क्यूब और जो हमने जज़ब करने वाला लिया था ना, एक हमने स्याह सरफेस ली थी, एक हमने सफ़ेद ली थी, तो ये वो वाला। इसके अलावा हमारे पास सतह के रंग और साख का हरारत के जज़ब और अखराज होने पर क्या मुतासिर होता है। तो इससे नीचे वाला जो पैराग्राफ था ना, पहले आप ये तजर्बा बताएंगे किस तरह से खारिज होना या जो जज़ब होना है वो सतह के ऊपर उसका इन्हिसार होता है, फिर उसको आप बताएंगे किस तरह से मुतासिर करता है, असर क्या होता है, ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। ये हमारे पास मुख्तसर सवाल है। ठीक है, कि रेडिएशन क्या है और ये हरारत कैसे मुंतकिल करती है। तो ये ब्लू जो येलो वाली लाइन थी ना स्टार्ट में, उससे वाला आंसर है इसका, मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे थे एक्सरसाइज में और टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।